हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मशीन चैप्टर। हमने मशीन चैप्टर शुरू किया था, या हमें पता है कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो हमने कंप्लीट किया है मशीन चैप्टर में, जहाँ पे हमने बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शंस के बारे में पढ़ा। लोड, एफर्ट, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का याद रखना, एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट पार्ट, एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है वैकेंसी, ठीक है। सॉरी, एफिशिएंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी टर्म, ठीक है। एफिशिएंसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एफिशिएंसी हमेशा इट इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। हमेशा आउटपुट कितना आउटपुट है अपॉन इनपुट, उसका जो रेशियो होता है, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम मशीन के बारे में बात करें तो मशीन जब वर्क करता है तो कितना एफिशिएंटली वर्क करता है, या फिर कितना अच्छे से वर्क कर सकता है, ये उसी का एफिशिएंसी बताता है, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक क्लियर था। यहाँ पे एक्चुअली हम वर्क के बारे में बात करते हैं तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट हमारा फॉर्मूला बनता है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। और कुछ हमने मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी के रेशियो के बारे में रेशियो देख रहे थे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज वाज लोड अपॉन एफर्ट। और एक दूसरा टर्म था, दैट वाज वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी रेशियो वाज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, तो ये जो रेशियो होता है ये वेलोसिटी रेशियो कहलाता है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो का और एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट वाज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। ये बहुत बेसिक है पर याद रखना है, क्योंकि इसका हम इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा भी आने वाला है, क्योंकि हम एक डेरिवेशन करेंगे जहाँ पे हम रिलेशनशिप का स्टेटस फॉर्म करेंगे एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में। तो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ये जो तीनों टर्म है, एफिशिएंसी डिनोटेड बाय ईटा, ठीक है, इन तीनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट फॉर एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, and velocity ratio is distance traveled by the effort upon distance traveled by the load, or you can say velocity of effort upon velocity of load। ध्यान देना, मैकेनिकल एडवांटेज में लोड न्यूमिनेटर में है, एफर्ट डिनोमिनेटर में, whereas in velocity ratio एफर्ट न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लोड रहेगा, ठीक है। इसका हम रिलेशनशिप देखने वाले, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं सबसे बेसिक पार्ट। अब भाई कोई मशीन वर्क कर रहा है तो हम सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क डन है, तो सर यहाँ पे प्रिंसिपल का जरूरत आएगा, एक रूल बनाना पड़ेगा हमें। रूल का मतलब प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है, व्हेन एनर्जी सप्लाई टू अ मशीन बाय अप्लाइंग द एफर्ट इट ओवरकम्स लोड बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन हम कंसीडर हमेशा करते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन में हम हमेशा कंसीडर करेंगे आउटपुट अपॉन आउटपुट इक्वल टू इनपुट। द पॉइंट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग द एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट पॉइंट। लेट अस कंसीडर एक मशीन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लोड पर्टिकुलर उठाना है, एक पर एक प्लेस है दूसरे प्लेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एफर्ट अप्लाई करोगे। लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक स्टोन है, तो एक लोड कंसीडर होगा, ठीक है। जहाँ पे आप सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप एफर्ट लगाओगे वो आपका एफर्ट पॉइंट कहलाएगा। जहाँ पे लोड कंसंट्रेटेड है पर्टिकुलर उस मशीन पे, वो लोड पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी क्या रहेगी, व्हाट विल बी द इनपुट एनर्जी। इनपुट मतलब आप जहाँ पे आपका एफर्ट पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका इनपुट कितना रहेगा, उसी को हम इनपुट एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी इनपुट कैसा रहेगा, वर्क डन एट दैट पॉइंट। इनपुट क्या रहेगा, वर्क डन एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे पर्टिकुलर अगर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कितना एनर्जी अप्लाई किया, सो इनपुट एनर्जी
इज इक्वल टू वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट। क्या ये सही रहेगा? ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि इनपुट एनर्जी बताइए कितना है, सर इनपुट एनर्जी बताइए कितना है, इनपुट मतलब कहाँ पे भाई, एफर्ट की जगह पे है ना। तो जितना आप काम करोगे एफर्ट पॉइंट पे, वही तो आपका इनपुट एनर्जी रहेगा, हाँ या ना। उसी का हम इनपुट एनर्जी कहेंगे। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क डन कहलाता है। मतलब वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं सर? इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर इस केस में कैसा होगा? इस केस में होगा फोर्स क्या रहेगा? फोर्स मतलब आप एफर्ट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि फोर्स क्या है, जो आप अप्लाई करोगे वही तो फोर्स रहेगा, और फोर्स का मतलब क्या है इस केस में? एफर्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफर्ट के साथ, मतलब द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव अप्लाइड, द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू हैव अप्लाइड एट द एफर्ट पॉइंट विल बी वर्क एज ए फोर्स। ओके, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एफर्ट डिस्प्लेस करेगा, मतलब यहाँ पे डी लिख सकते हैं हम, distance traveled by the effort will terms as a displacement। yes or no? मतलब इनपुट एनर्जी क्या हुआ? इनपुट एनर्जी सर वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट एक्सक्यूज, वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट विल बी वर्क एज इनपुट एनर्जी, हम कितना इनपुट दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट। एफर्ट वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, बहुत बार पढ़ा है, हमें लर्न हो चुका है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है वर्क डन का फॉर्मूला। अब फोर्स क्या है? फोर्स मतलब जो आप पर्टिकुलर एफर्ट पॉइंट पे लगाने वाले हो वही आपका फोर्स रहेगा। तो फोर्स का मतलब ही एफर्ट हुआ, सिंपल सी बात है। तो फोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया एफर्ट से। और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था वेलोसिटी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द एफर्ट। ये चीजें क्लियर है ना? अब आते हैं आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, अगर इनपुट बता दिया तो आप आउटपुट को डिराइव कर पाओगे। आउटपुट एनर्जी क्या रहेगी? आउटपुट एनर्जी विल बी वर्क डन एट लोड पॉइंट विल बी द आउटपुट एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, पर्टिकुलर सिस्टम। फिर से आता है वर्क डन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने पढ़ा देखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या रहेगा सर? इन दिस केस फोर्स विल बी लोड एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। तो ये बन गया आपका इनपुट एनर्जी। मतलब अगर हम कहते हैं कि किसी मशीन का आपको इनपुट एनर्जी निकालना है तो आप क्या निकालोगे? सर आप हमें एफर्ट बता दीजिए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट बता दीजिए, तो हम उस पर्टिकुलर एफर्ट पॉइंट पे कितना इनपुट एनर्जी यूज हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है, बहुत ही बेसिक है, इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ मशीन्स के बारे में। ठीक है, दो तरीके की मशीन हम देखते हैं, दैट इज एक आइडियल मशीन और एक प्रैक्टिकल मशीन होती है, जिसे हम एक्चुअल मशीन कह सकते हैं, प्रैक्टिकल या फिर एक्चुअल मशीन। दो तरीके की मशीन होती है। सबसे पहले समझते क्या होता है। एक होती है एक्चुअल मशीन, एक होती है आइडियल मशीन। दो मशीन्स का हम स्टडी करने वाले हैं। सर ये दोनों मशीन में डिफरेंस क्या है? अभी समझते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में बात आती है। ठीक है, अब जैसे कि हम एफिशिएंसी के बारे में हमने प्रीवियस लाइव लेक्चर में वीडियो डिस्कस किया है कि एफिशिएंसी किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 100%। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम आप इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो कभी भी वो आउटपुट आपको उतना ही नहीं देगा, मतलब कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी होगा। मतलब समझते हैं फ्लो चार्ट क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है,
दो तरीके की मशीन होती है, तो ये समझते हैं एक्चुअल और आइडियल मशीन में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल मशीन जो हम जितने भी हम मशीन यूज़ करते हैं, जितने भी आप मशीन के बारे में जानते हो या फिर आपने देखा है या फिर आपने यूज़ किया है, वो सारे मशीन एक्चुअल मशीन कंसिडर होता है, ठीक है। और आइडियल मशीन क्या होता है सर? आइडियल मशीन एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। हम बता दें, आइडियल मशीन डज नॉट एग्जिस्ट, ये मशीन होता ही नहीं है। दिस इज एन हाइपोथेटिकल कंडीशन, हमने सिर्फ इसे इमेजिन किया है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे बात आती है एफिशिएंसी की। अगर हम एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं, एफिशिएंसी का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो आइडियल मशीन की कंसीडर करते हैं कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज 100%, वेयरएज एक्चुअल मशीन की एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी आइडियल मशीन तो होता नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी मशीन नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में कि आपने इनपुट एनर्जी, और हाँ 100% कब होगा? 100% कब होगा? जब इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट होगा। इन दिस केस यही एक केस है जहां पे एफिशिएंसी आपको 100% मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? वर्क इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट, सॉरी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। जब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1:1। 1:1 मतलब क्या होगा? 100%। अगर हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करें तो 100% बन जाएगा। इसका मतलब इनपुट जितना रहेगा तो सर उतना ही जब आउटपुट रहेगा, तो यहाँ पे आपको जो मशीन कहलाएगा वो हमेशा आइडियल मशीन कहलाएगा। पर ये कभी भी वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड कंडीशन, दिस इज एन हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बनता है डज आइडियल मशीन एग्जिस्ट, तो आंसर इज नो, आइडियल मशीन एग्जिस्ट नहीं करता भाई, होता ही नहीं है। एक्चुअल मशीन होता है, हाँ होता है सर। एफिशिएंसी हमेशा 100 से लेस क्यों रहेगी? मतलब सर लेस है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखिए, लेस का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम कहते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, और रेशियो क्या है? रेशियो लेस देन 1 रहेगा, तभी तो 100% से कम रहेगा। लेस देन 1, ये रेशियो का आंसर आएगा लेस देन 1। लेस देन 1 कब रहेगा? जब हमेशा आपका इनपुट एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आउटपुट, मतलब इनपुट एनर्जी इज ग्रेटर देन आउटपुट। इन दिस केस एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज 100%, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है, बड़ा है, और न्यूमरेटर कम है, छोटा हो गया। तो इस केस में हमेशा जो आपका रेशियो आएगा दैट विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब रहेगा आपकी एफिशिएंसी 100% से कम है। ये चीजें क्लियर है? ओके। अब सर ये 100% से कम क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा लॉस ऑफ एनर्जी। आपको एक्चुअल मशीन में देखने मिलेगा लॉस ऑफ एनर्जी। सर ये लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होता है? यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको समझना है। सबसे पहला पार्ट मूविंग पार्ट, सबसे पहली चीज होती है। आपने देखा होगा मशीन जब मूव करती है तो कहीं पिस्टन होता है, कहीं दो ऑब्जेक्ट जो मशीन का इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय इंटरकनेक्टेड लिंक्स, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट या फिर मशीन का एक समअप करते हैं, समअप करने के बाद आप देखोगे कि मशीन के दो पार्ट्स ना हमेशा मूव करते हैं, ठीक है। तो जब मूव करते हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। सर लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है? मूविंग पार्ट में जो सबसे मैक्सिमम चीज का लॉस होता है दैट इज ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स का हमेशा ही लॉस होता है। दिस इज द मैंडेटरी फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई भी मशीन, किसी भी तरीके का मशीन अगर मूव कर रहा है, उसके दो पर्टिकुलर पार्ट्स अगर मूव कर रहे हैं, तो वहां पे 100% श्योर है कि वहां पे एक फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? हमने डिस्कस किया है। फ्रिक्शन फोर्स होता है जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने के बाद रब करते हैं या फिर मूव करते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब वो फिजिकल कांटेक्ट होता है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स जो जनरेट होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो मूविंग पार्ट है तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। सेकेंड होता है अगर किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग मतलब थ्रेड, रोप, एनीथिंग, अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो मशीन, ठीक है, वहां पे अगर कंसिडर करते हैं कि कोई रोप से अटैच्ड है, तो ऐसे स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग इलास्टिक नहीं होती है।
ठीक है, ये बता दे इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, रीजन क्या है? सर नॉट परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? अब तो सबसे पहले समझते हैं इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है। इलास्टिक वर्ड मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे वो शेप एंड साइज चेंज करता है, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से फोर्स को रिमूव करते हैं वो वापस अपना शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलास्टिक। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, या फिर हम इलास्टिसिटी जो कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कंसीडर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स का रिजल्ट क्या होता है? शेप एंड साइज चेंज होता है, फोर्स की वजह से शेप एंड साइज चेंज होता है। तो अब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करो तो क्या होगा? उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। अब आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई किया उसको रिमूव कर लिया, मतलब आपने फोर्स को निकाल लिया। अगर फोर्स को निकाल देते हैं और फिर वो क्या होगा, फिर से शेप एंड साइज चेंज होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है 100%, हम क्या कह रहे हैं 100% अगर आ जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट, या फिर उसकी इलास्टिसिटी 100% है, या फिर हम उसे कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप इरेजर होता है, वन मिनट लेट मी सर्च। I have two examples I will show you. Okay, first example, दिस इज इरेजर। ठीक है, ये एक इरेजर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम कहते हैं इसे सर ये इलास्टिक मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ, ये देखो ये लोड लगा है, डिफॉर्म हो गया। कैन सी दिस इज कम्प्लीटली वर्टिकल। अगर मैं इस पे ऊपर और नीचे की तरफ से फोर्स अप्लाई करो तो ये डिफॉर्म हो रहा है, इसका शेप देखिए पूरा डिफॉर्म हो चुका है, अब ये कर्व हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इस पे जो फोर्स अप्लाई किया था बाय 2 फिंगर्स, इसे रिमूव कर दिया, मतलब फोर्स को मैंने हटा दिया, तो क्या ये वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया? तो आंसर इज यस। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये इलास्टिक मटेरियल है। ये कैसा है? इलास्टिक मटेरियल है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज स्केल, दिस इज आयरन स्केल, आप देख रहे हो। इस आयरन स्केल पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 2 डिफरेंट पॉइंट से, तो आप देख सकते हो कि कर्व हो गया, हमारा आयरन स्केल कर्व हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस फोर्स को वापस रिमूव करता हूँ तो क्या ये आ चुका है 100% अपने शेप एंड साइज में? तो आंसर इज यस। ठीक है, तो सर ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, मतलब इसका क्या है सर, ये परफेक्टली इलास्टिक है। अगर ये 100% रिगेन करता है तो परफेक्टली इलास्टिक है। पर जब हम मशीन में जो रोप का यूज करते हैं, मतलब स्ट्रिंग, वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म हो जाता है। जो स्ट्रिंग हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म होता है। मतलब स्ट्रिंग पे लोड अप्लाई करने के बाद, स्ट्रिंग पे अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो 100% अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है, मतलब कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है एनर्जी का टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज। तो यहाँ पे भी लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि भाई सब परफेक्टली रिजिड नहीं होते। क्या कह रहा है? परफेक्टली रिजिड नहीं होती। कौन सा? डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर पार्ट ऑफ द मशीन कह सकते हैं। फिर से कहा था रिजिड। परफेक्टली रिजिड का इस्तेमाल क्यों किया गया सर? इलास्टिक भी कर रहे हैं, रिजिड भी कर रहे हैं। अब रिजिड क्या होता है? रिजिड मतलब हार्ड एंड ब्रिटल थिंग इज कॉल्ड रिजिड। जो हार्ड थिंग होती है उसको रिजिड कहते हैं, सभी को पता है। परफेक्टली रिजिड का इस्तेमाल सर, पार्ट ऑफ मशीन आर नॉट रिजिड, क्योंकि हमें पता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई भी इलास्टिक मटेरियल में अगर आप एनर्जी ट्रांसफर करोगे तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी होगा टू चेंज इट शेप एंड साइज। जैसे कि हमारा इरेजर कहाँ गया ये? ठीक है, ओके। अगर कंसिडर करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक नहीं मटेरियल, परफेक्टली रिजिड मटेरियल, चलो मान लेते हैं कि परफेक्टली रिजिड मटेरियल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो जितना भी फोर्स अप्लाई किया 100% फोर्स ट्रांसफर हो चुका है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, 100% फोर्स ट्रांसफर हो गया इस पर्टिकुलर सेक्शन में। क्यों? क्योंकि सर ये बैंड नहीं हुआ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बैंड होगा, मतलब देखिए ये बैंड हो गया, मतलब ये क्या है? रिजिड नहीं है।
नॉट परफेक्टली रिजिड है, मतलब नॉट परफेक्टली रिजिड, कहीं ना कहीं बैंड हो रहा है, नॉट परफेक्टली रिजिड। तो मैंने जितना फोर्स अप्लाई किया था सर, वो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स सर ट्रांसफर तो हो रहा है फोर्स, पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ने इसका शेप और साइज चेंज करने में यूज हो गया, ये शेप और साइज तो चेंज हुआ है। तो सर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करने में यूज हो चुका है। तो ये सर परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हो सकता है सर परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं इलास्टिक होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि मशीन का बहुत सारे हिस्से जो होते हैं, बहुत सारे जो पार्ट होते हैं, वो 100% रिजिड नहीं होते, दे आर नॉट परफेक्टली 100% रिजिड। तो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वो 100% ट्रांसफर नहीं होगा। इसके वजह से वहां पे फिर से क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। तो इसलिए ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जो हम मशीन में फेस करते हैं, इसे हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन मूविंग पार्ट, भाई मशीन है तो मूव करेगा, और मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा ही आएगा, तो हम इसको नहीं कर सकते, इसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, परफेक्टली नॉट नॉट परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग, ऐसा कोई स्ट्रिंग हम बना ही नहीं सकते कि जो 100% पर इलास्टिक हो। और तीसरा सर मशीन परफेक्टली रिजिड का आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको बुशिंग, बियरिंग, बियरिंग आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो पर्टिकुलर व्हील के अंदर लगाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, छर्रे कहते हैं। ठीक है, तो वो बियरिंग्स होती है, या फिर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वहां पे रबर बुशेस होती है, मतलब कहीं ना कहीं आपका वायर्स होते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हो तो वायर सिस्टम होता है, या फिर किसी मशीन में मूव करे तो पिस्टन होती है, हाई हैवी मशीन तो फिर तो पिस्टन मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। तो नट बोल्ट क्या होता है, एक मूवेबल जॉइंट होता है, नट एंड बोल्ट जो जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है, मतलब रिजिड नहीं होता, क्योंकि आप नट बोल्ट का इस्तेमाल करोगे तो वो हमेशा मूवेबल जॉइंट का एक्सप्लेनेशन देता है। तो नट बोल्ट हमेशा रिजिड जॉइंट में नहीं आता, दैट इज एन नॉन रिजिड जॉइंट। तो वहां पे भी लॉस ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि जब घूमेगा नट एंड बोल्ट घूमेगा तो दो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फिर से फ्रिक्शन फोर्स, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो ये सभी रीजन की वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से आपका जो इनपुट आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो हमेशा वो ज्यादा होती है, और आउटपुट में आपको कम मिलेगी। कम क्यों मिलेगी, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी होते हुए गुजरा है। मतलब ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि एक मशीन है, ये आपका इनपुट पॉइंट है, आपने यहाँ पे 100% एनर्जी अप्लाई कर दिया, यहाँ से जब ट्रेवल करी तो यहाँ पे बीच में लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, यहाँ पे मिल गया आपको आउटपुट, दैट इज कंसीडर आउटपुट है 80%। जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 20%। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस होगा, इसलिए आप देख सकते हो कि इनपुट का वैल्यू ज्यादा है, आउटपुट का आपका वैल्यू कम है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो मशीन होती है, मशीन का जो एफिशिएंसी होती है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन 1, या फिर आप लेस देन 100% कह सकते हो। हम फॉर यूनिट कंपेरिजन 1 इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर परसेंट में आप सॉल्व करोगे तो आप 100 इस्तेमाल करोगे। ये से क्लियर है? ओके। अब अगर हम कहते हैं कि एक मशीन है जो 80% एफिशिएंसी का पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 80% एफिशिएंसी मतलब उसका जो आउटपुट सेक्शन है ना वो 80% पे, उसका जो काम कर रहा है वो 80% एफिशिएंसी है। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा मशीन है, हमने कहा ये जो मशीन है, यहाँ पे जो मशीन सिस्टम अप्लाई किया है, ये मशीन हमारा 80% एफिशिएंसी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अदर वे राउंड होता है कि सर इसका 20% लॉस होगा, मतलब इस मशीन में सर जब हम एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इस मशीन में 20% का लॉस एनर्जी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि 90% एफिशिएंसी वर्क है, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी सर 10% रहेगा, क्योंकि आपको 100 में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, ये चीज़ें क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हम जैसे कि हमने कहा था, हमें अब रिलेशनशिप्स देखना है बाय मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में, इन तीनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप बैठता है ये देखेंगे। ओके, चलो ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के कुछ फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी, हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वर्क इनपुट क्या था, वर्क इनपुट वाज एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट,
वर्क आउटपुट वॉज लोड इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। याद आ रहा है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे स्टार्टिंग में हमने यही फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, अब जैसे कि हमें डेफिनेशन पता है एफिशिएंसी क्या होती है। व्हाट इज एफिशिएंसी? आउटपुट अपॉन इनपुट। By definition we have seen that efficiency is output upon input. yes or no? इतना क्लियर है? ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी होती है, जिसे हम कह सकते हैं वर्क आउटपुट अपॉन, हम क्लियर कर देते हैं, वर्क आउटपुट लिख देते हैं इसमें। ठीक है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अगर हम इनका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वर्क आउटपुट वर्क इनपुट का हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा? व्हाट इज वर्क आउटपुट? वर्क आउटपुट इज लोड इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड अपॉन इनपुट इज एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट। यस और नो? इतना चीजें क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सेपरेट आउट कर देंगे। लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट। हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज क्यों कर रहे हैं? आपको याद आ रहा होगा, लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट याद आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। और हमारा रिलेशनशिप क्या है, हम यहाँ पे एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चीजें ध्यान रखना है, इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, ये चीजें क्लियर? अब ये तो समझ में आ गया सर, ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और सर डिस्टेंस का रेशियो में हमने एक चीज पढ़ा था, दैट वाज वेलोसिटी रेशियो। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते क्या था, याद आ रहा है? मैकेनिकल एडवांटेज वाज लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो वाज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। सर पर ये तो लोड अपॉन एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, और जबकि हमारा फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी रेशियो का? एफर्ट अपॉन लोड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। तो हम सर इसे इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इसे इन्वर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 ये हो जाएगा DE, L को सब्स्टिट्यूट कर देते नीचे DL। क्या ये सही है? कन्वर्जन समझ में आया? DE अपॉन DL हो गया। कैसे? अगर हम इसे रिवर्स करते हैं, इस DL को, इस ब्रैकेट को ओपन करके रिवर्स करते हैं, तो DL ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो वापस DL अपॉन DE आ गया। मतलब जो हमने ये रेशियो है, इस रेशियो को मेंटेन किया है। नाउ वी नो दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज L अपॉन A, वेलोसिटी रेशियो इज DE अपॉन DL। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, L अपॉन E के रिप्लेस कर देते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1 अपॉन क्या है, डी अपॉन DL। क्या होता है? डी अपॉन DL VR होता है, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। क्या सॉल्व कर लेते हैं हम? एफिशिएंसी। यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो आपको हमेशा और हमेशा एफिशिएंसी देगा। चीजें क्लियर है? तो अगर इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करते तो यू विल गेट मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म्स में और एक फॉर्मूला मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है? ये फॉर्मूले क्लियर है? नोट डाउन करना है इसे बहुत अच्छे से, ठीक है? इन्हें समझना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है। सर हमने पढ़ा था, अगर हम मैकेनिक एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम अगर ध्यान देते हैं, एफिशिएंसी के फॉर्मूले पे हम ध्यान देते हैं, सर हमने पढ़ा है कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब ऑलवेज लेस देन 100% हम कह सकते हैं, ठीक है? एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%।
या फिर सर आप कह सकते हैं और आई कैन से 1, ये हमने पढ़ा हुआ कि भाई जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा लेस देन 1 और यू कैन से 100% होती है, ये और है, ठीक है। ये तो चीजें पढ़ा है सर। अगर हम इस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं और सर आप कह रहे हो कि ये हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा सर इक्वेशन 1 में जो डिनोमिनेटर है ना वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? न्यूमरेटर से। मतलब जो डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा, therefore VR should be always greater than MA to satisfy this condition. To satisfy the above condition, that is efficiency is less than 1 or equals or less than 100%, the given formula, that is the formula for efficiency, in this condition to satisfy this one, efficiency का 1 और 100 से कम होना कब होगा? It is only possible when VR is greater than MA. When VR is greater than MA, बहुत important point हम कहने वाले हैं, when VR is greater than MA. So we know that velocity ratio is always greater than mechanical advantage, is always greater than mechanical advantage. For which type of condition, which type of machine? That is practical or for actual machine. So for actual machine, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, फॉर एक्चुअल मशीन VR is always less than MA. For actual machine, VR is always less than MA. That is velocity ratio is always and always less than 1. यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा? Velocity ratio is always, sorry, mechanical advantage. Therefore, mechanical advantage is always less than 1. Mechanical advantage is always less than 1 for an एक्चुअल मशीन, या फिर जो हम मशीन यूज करते हैं, इन चीज में एक समझ में आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, चीजों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पढ़ा, लोड अपॉन एफर्ट। उसके बाद हमने वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। फिर हमने देखा एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। फॉर्मूलेज हमने पुट किए उसमें, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का फॉर्मूला पुट किया, उसको डिराइव किया, तो हमने देखा एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया है बिना इक्वेशन नंबर 1, दैट इज MA अपॉन RA, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। उसी को मॉडिफाई करते तो मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म्स में हमने फॉर्मूला का नोट किया। पर हमें एक चीज़ याद आया कि सर एफिशिएंसी तो हमेशा लेस देन 1 होता है या फिर लेस देन 100% होता है। 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती, या फिर 100% भी नहीं हो सकता है, बिकॉज हम एक्चुअल मशीन के बारे में बात करें। तो ये कब होगा? जब डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब VR इज ग्रेटर देन MA। तो VR इज ग्रेटर देन MA अगर हम कंडीशन कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया सर MA का वैल्यू तो 1 से लेस होना चाहिए, क्योंकि VR 1 ही होगा। VR मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, दैट इज 100%, हमने पढ़ा है। तो सर अगर VR 1 हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज को उससे छोटा होना पड़ेगा, और 1 से है छोटा रहेगा, मतलब एक्चुअल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कभी भी ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल्स टू 1 भी हो जाता है तो आपका एफिशिएंसी 100% हो जाएगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर द एक्चुअल मशीन, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्यों होता है ये मैकेनिकल एनर्जी लेस देन 1 क्यों रहेगा? क्योंकि हमेशा रीजन क्या है? लॉस इन एनर्जी, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। चीजें क्लियर है यहाँ तक? है ना? पक्का बहुत आसान है। तो ये रहेगा हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जब हम आइडियल मशीन का प्रिंसिपल पूछते हैं, एक चीज ध्यान रखना है, आइडियल मशीन का जो प्रिंसिपल पूछा जाता है तो वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आइडियल मशीन का जब आप प्रिंसिपल पूछेंगे आपसे तो याद रखना दैट इज आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट, ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है।
ओके, तो ये रहेगा हमारा आज का क्लास का पर्टिकुलर समरी। ध्यान देना आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। द रीजन वॉज दैट कि हम डेरिवेशन किया, और ये डेरिवेशन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। राइट डाउन द एफिशिएंसी, राइट डाउन द पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी के बीच में आपसे पूछा जाएगा कि रिलेशनशिप बताइए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है, व्हाई एफिशिएंसी इज लेस। तो यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन बनता है कि इन विच कंडीशन, ठीक है, इन एक्चुअल मशीन व्हाट इज द कंडीशन। आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा वी आर इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइंड फॉर विद एन एम ए। तो याद रखना कि वी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम ए इन एक्चुअल मशीन। ठीक है, आइडल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें पता है, हमने डिस्कस किया है कि आइडल मशीन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ कंक्लूड करते हैं कि फॉर एक्चुअल मशीन वी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम ए, हमने जो सेकंड लास्ट लाइन को डिराइव किया है। और एक चीज़ यहाँ पे लास्ट हम कंक्लूड करते हैं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो एक्चुअल मशीन के लिए हमेशा लेस देन 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, और एक चीज़ यहाँ पे हमने डिराइव कर दी। सर मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। सर मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट लेस देन 1। लेस देन 1 कब रहेगा, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। इसका मतलब इन दिस केस क्या होगा, एफर्ट इज ऑलवेज लेस देन लोड, सॉरी ग्रेटर देन लोड। मतलब आप जितना भी मशीन के बारे में बात करते हो, जो भी मशीन का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमेशा क्या करते हो, एफर्ट को हमेशा ज़्यादा अप्लाई करते हो एज कंपेयर टू लोड। सिंपल सी बात है, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट शुड बी ग्रेटर देन लोड। कोई भारी ऑब्जेक्ट को अगर आपको हिलाना, मूव करवाना है या फिर कोई पुश करना है, तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन इट्स ओरिजिनल फोर्स। तो यही देखिए कंडीशन यहाँ पे जनरेट होती है। मतलब हम एक्चुअल जो मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, उस मशीन में हमेशा जो एफर्ट हम लगाते हैं, जो हम एफर्ट लगाते हैं वो हमेशा लोड से ज़्यादा लगाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एफर्ट हम हमेशा लोड से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इसी की वजह से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, बिकॉज रेशियो इज लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, ये एक्चुअल मशीन का प्रिंसिपल है। एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा और हमेशा लेस देन 1 ही होता है, ये चीज़ याद रहेगी। अगर सर इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो इक्वल्स टू मतलब क्या होगा, एफर्ट और लोड का वैल्यू सेम होगा। एफर्ट और लोड जब सेम हो जाता है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता। आपने जस्ट टेंड्स टू मूविंग के लिए फोर्स लगाया, पर ऑब्जेक्ट उस केस में मूव नहीं करता। तो आपका मशीन जब जब कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा ही नहीं, तो मशीन का इस्तेमाल क्यों करोगे आप। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।